the role of this immune system in COVID-19. And for that, I will call Alankar Nath, who will be speaking on this topic. Alankar? Thank you, Priya. Yes, continue. Hello, good morning to all of you, and a very warm welcome to our chief guest and our principal sir, teachers, friends, and all the members. Hi, this is Alankar, student of MSc Geology, second semester, College of Commerce, Arts and Science. Today, I am going to give presentation on role of immunity in COVID-19. Before I am going to start my presentation, let us look at the topic which I am going to cover today. So I am going to start this presentation by defining what is immunity, and then we know about how immunity helps us, and then we talk about the most important topic in this pandemic situation, the role of immunity in COVID-19, how immune system helps to overcome coronavirus, and then we know how to increase our immunity by naturally by not taking any medicines, and then I am going to conclude this presentation with some my point of view. So the question is, so start my presentation with what is immunity. It is basically a condition of being able to resist a particular disease. ये हमारे शरीर में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोकता है, जिससे हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं. इसलिए इम्यूनिटी को हम लोग डिजीज रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं. हाउ इम्यूनिटी हेल्प अस. इम्यूनिटी का हमारे शरीर में एक बहुत ही वाइटल रोल होता है. ये हमारे बॉडी को हार्मफुल सब्सटेंस, जर्म्स और वैसे सेल चेंजेस से बचाता है जो हमको बीमार कर सकते हैं. एंड इट इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, सेल्स एंड प्रोटीन्स. Without an immune system, this line is unimaginable. We can't even think our life without an immune system. We have no way to fight the harmful things that enter in our body from the outside. And the role of immune system is to fight disease causing germs, pathogens, and to recognize and neutralize the harmful substances, and to fight disease causing changes in the body such as cancer cell. जब भी हमारे शरीर में कोई बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है इस पैथोजेंस के अगेंस्ट. दिस इज यूजुअली इन द फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स. इस स्टेप के बाद हमारा इम्यून सिस्टम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में चेंज होता है और वे इस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को याद करके रखता है कि अगर फ्यूचर में फिर सेम पैथोजन का हमारे बॉडी पे अटैक होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इससे फाइट करने के लिए रेडी रहे. एंड ये हम लोग अचीव करते हैं एंटीबॉडीज की मदद से, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स भी कह सकते हैं. कोरोना वायरस and immunity. This is the most important topic in this pandemic situation. Let us see what is the relation between the coronavirus and our immune system, and how our immune system help to protect us from the virus. Role of immunity in COVID-19. अभी तक जैसा हम लोग को पता है, ना तो कोई रजिस्टर्ड मेडिसिन और ना कोई रजिस्टर्ड वैक्सीन अभी तक हम लोग के पास आ पाई है. एक देश ने वैक्सीन बनाने का दावा किया, लेकिन हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है. और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 15 अगस्त के भाषण में कहा था, इंडिया ना सिर्फ एक बल्कि एक साथ 3 वैक्सीन पे काम कर रहा है जो हमें इस साल के अंत तक में मिल सकते हैं. तो जब तक हमें वैक्सीन या कोई रजिस्टर्ड मेडिसिन नहीं मिल पाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम ही इसके लिए बेस्ट डिफेंस है. जब तक हमारा इम्यून सिस्टम स्मूथली काम करता रहेगा, हमको कोई भी इन्फेक्शन कोरोना का फेस नहीं करना पड़ेगा. ना ही सिर्फ कोरोना का, अगर हमने अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखा तो हम और भी हार्मफुल वायरस और बैक्टीरिया से अपने आप को बचा सकते हैं. जब भी कोई नया वायरस, जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहली बार इंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है और इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं. सेम कोरोना के साथ भी होता है. कोरोना ना सिर्फ अभी हमारे बॉडी के लिए बल्कि अभी पूरे विश्व के लिए एक न्यू डिजीज है जिसपे हर दिन रिसर्चेज हो रहे हैं. Now we know what is coronavirus and how this virus attack us. What happened to our body when this virus enter, and how this virus enter in our body. How we protect ourselves from this virus and many more.
COVID-19 is known as SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Here we see that COVID-19 is known as SARS-CoV-2. Why it has more than one name? It is because the virus is genetically related to the coronavirus responsible for the SARS outbreak of 2003, and WHO announced COVID-19 as the name of the new disease on 11 फरवरी 2020. ये वायरस अभी तक 24 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को ग्लोबली इफेक्ट कर चुका है और मोर देन 8,20,000 पीपल इसकी वजह से अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं. And it is not different how influenza virus or even the coronavirus responsible for the common cold attack the body. इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम जैसा उनके लिए रिस्पॉन्स करता है उसी तरह से कोरोना के लिए भी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है. How does the immune system respond to a coronavirus attack? वायरल पार्टिकल्स का कैस्केड जब हमारे शरीर में एंटर करता है थ्रू आवर नोज, आईज एंड माउथ और सांस लेने से कुछ वायरल पार्टिकल हमारे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में भी चले जाते हैं, जहां कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन एक चाबी की तरह काम करता है और वो हमारे एपिथेलियल सेल्स के साथ लॉक होता है जो हमारे लंग्स के एयर सैक को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. SARS-CoV-2 is able to stay undetected longer than many flu, and its spike protein are able to gain entry by unlocking the ACE2 protein. And if we talk about ACE2, it means angiotensin converting enzyme 2, which serves as the receptor for the SARS-CoV and SARS-CoV virus on the lung cell. जैसे ही एक बार सेल्स के मैकेनरी को हाईजेक कर लेता है, वो यहाँ पे रेप्लिकेट और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उसके साथ जितने भी सेल्स होते हैं वो इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. The signals they generate trigger another class of chemicals that is cytokines and chemokines. ये हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट करता है और उन्हें ये कहता है कि आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स को भेजिए जो कि वायरल पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बने हो. एंड दिस साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस ट्रिगर इन्फ्लेमेशन इन द सेल्स एंड इन द नोज एंड द अपर रीजन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम. अगर हम लोग नोज का एग्जांपल लेते हैं तो हमारे नोज में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारे नोज में म्यूकस बनना शुरू हो जाता है और हमारा नोज रनी हो जाता है, जिसके कारण हम लोग वायरल पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं और उसके अपने शरीर में जाने से रोकते हैं. ये हमको छींक भी आता है उस टाइम, जिसकी मदद से अगर कोई वायरल पार्टिकल्स हमारे नोज में ट्रैप हुआ हो तो हम लोग उसको अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं. When the sinus are inflamed, we get a headache and the general stiffness that we associated with a cold. And when the gland called the hypothalamus is inflamed, it results in a fever. This is also the basic symptoms of the coronavirus. But here in the case of corona, the virus seems better at penetrating deeper. ये हमारे lungs में inflammation को trigger करता है और हमारे lungs में fluid buildup start हो जाता है. And this fluid also contains the residue of a host of specialized cells, including T cells that carpet bomb, and it damage viral particle as well as our own cells too. फिर हम लोग को ड्राई कफ फीलिंग आने लगता है और हम लोग ड्राई कफ को स्पेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स का शुरुआती लक्षण होता है. और जैसे जैसे हमारे लंग्स का एयर सैक इन्फेक्ट होना शुरू हो जाता है, हमारा लंग्स कोर जॉब जो लंग्स का कोर जॉब होता है उसको परफॉर्म करने में दिक्कत आती है, जिसके कारण से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है. सो दिस आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस. सर में दर्द होता है, ड्राई कफ आना शुरू हो जाता है, फीवर आना शुरू हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत आती है. दिस आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस. Now we talk about why are the some infections mild and others are the life threatening. Depending on the degree of the infection in the lungs, the inflammation and the fluid buildup can lead to pneumonia, and the massive levels of cytokine can cause extensive lung damage and a condition called acquired respiratory distress syndrome. And this unsustainable cytokine storm can cause organ damage, and it also damage our kidney and as well damage our heart too. अगर हमारा इन्फेक्शन एक्यूट होता है तो ये हमारे फ्रंट लाइन जो हमारे वॉरियर होते हैं हमारे शरीर में, जो कि WBC होते हैं, उनमें
कमी लाने लगता है, उनको मारने लगता है। और जब हमारे शरीर से WBC की कमी होने लगती है तो ना सिर्फ हमारा शरीर कोरोना वायरस से बल्कि और भी दूसरे तरह के वायरसेस के लिए वल्नरेबल हो जाता है, जो हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं और जो हमारे मौत का भी कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें अपने इम्यून सिस्टम पे पूरा वर्क करना चाहिए और हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट साइटोकाइन स्टॉर्म। अभी सारे हॉस्पिटल कोविड-19 के केस से फिलअप हो चुके हैं, भरे पड़े हैं। उनमें से मौत बस उन्हीं लोगों की हो रही है जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है और इनका बॉडी एक हेल्दी वे में रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। इम्यून सेल्स फ्लड कर रहे हैं और वे हमारे लंग्स को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जो उनको यहाँ पे टेक नहीं चाहिए। ब्लड वेसल्स हो रहे हैं और ब्लड खुद ब खुद क्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। बीपी हम लोग का गिरने लगता है एंड ऑर्गन स्टार्ट टू फेल। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ओवरबोर्ड जाने लगता है, जो हमें नुकसान पहुंचाने लगता है, जबकि हमारे इम्यून सिस्टम को हमें मदद करनी चाहिए। COVID-19, this is an aggressive inflammatory response with the release of large amount of pro-inflammatory cytokine in an event known as cytokine storm. And these cytokines are the essential part of the inflammatory processes. They are produced by several immune cells, and the host immune response of the SARS-CoV-2 virus is hyperactive and resulting in the excessive inflammatory reaction. टाइम पीरियड, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द कोरोना वायरस। ये हमारे शरीर में कितने दिनों तक रहता है और कब हम लोग इससे खुद ब खुद भी ठीक हो सकते हैं। तो द COVID-19 स्टे इन द बॉडी फॉर द 9 days एंड द प्रिवेंशन इज द आंसर। कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। किसी बीमारी के होने के बाद दवा खाने से अच्छा पहले हम अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करके रखे, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखे, जिससे हमें ये कोई भी बीमारी हो ही नहीं पाए। While everyone is taking precautions, we need to caution ourselves. So what? This is said by Dr. KK Agarwal. हम लोग को ये शब्द समझना पड़ेगा। अब क्या जो हमें इस वायरस से डर को भगाने में मदद कर सकता है। जब ये वायरस नया हम लोग के पास आया था तो इसके लिए लोगों ने बहुत सारा पैनिक फैलाया था। न्यूज हो गया, मीडिया हो गया, सभी तरह से व्हाट्सएप पे बहुत सारे न्यूज आते थे। बहुत ज्यादा पैनिक फैल गया था कि इसका कोई रजिस्टर्ड मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है, कोरोना होगा तो बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चेज हुए, इस वायरस के बारे में हम लोगों ने जाना, डर खत्म होते जा रहा है। मैं तो कहूंगा ये एक तरह का नॉर्मल फ्लू है। जैसे हम लोग को कोल्ड होता है, कफ होता है, अगर इसके लिए भी हम लोग दवा नहीं लेंगे, अगर 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 कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये भी हमें हार्म पहुंचा सकता है। सेम इसी तरह से कोरोना वायरस है। अगर टाइम पे हम लोग ने इसका डायग्नोसिस कर लिया, अगर हम लोग ने इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया तो इसको बहुत ही इजीली हम लोग अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। COVID-19 हमारे शरीर में 9 दिनों तक रहता है। जब हम इसके लिए डायग्नोसिस करते हैं तो ये अराउंड हम लोग का 6वां से 7वां दिन होता है। मतलब इसके बाद हमें बस कुछ दिनों की और स्ट्रगल करनी पड़ती है इसको अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए। और 9 दिनों के बाद हमारे लाइफ का पोस्ट कोविड फेज स्टार्ट हो जाता है। अब है कि लोग मर क्यों रहे हैं। डेली हम लोग को न्यूज सुनने को आ रहा है कि आज इतना डेथ हो गया, ये हो गया। जब ये एक नॉर्मल बीमारी है तो लोगों की डेथ इसमें क्यों हो रही है। लोग की डेथ इसीलिए हो पा रही है क्योंकि वे लोग निमोनिया के सिम्टम्स को मिस कर रहे हैं, जो कि तीसरे से 5वें दिन में होता है, जो कि उनके लिए सीरियसनेस का कारण बनता है। अगर कोरोना का टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए और अगर हम लोग ने इसके लिए मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें तो कोरोना बहुत ही इजीली हमारे शरीर से बाहर निकल सकता है। ये सारी बातें डॉक्टर KK अग्रवाल के द्वारा कही गई थी। एंड अब हम लोग देखते हैं हाउ प्लाज्मा थेरेपी वर्क्स फॉर COVID-19 पेशेंट्स। अभी हम लोग सुन रहे हैं प्लाज्मा से लोगों को ठीक किया जा रहा है। बहुत सारे थेरेपीज आ रहे हैं जिनमें से प्लाज्मा थेरेपी भी एक है, जिसमें COVID-19 के पेशेंट को ठीक किया जा रहा है। इस प्लाज्मा ट्रीटमेंट में जो कोविड से रिकवर हुए पेशेंट रहते हैं उनके प्लाज्मा में एक प्रॉपर नंबर ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, जो इस वायरस के अगेंस्ट में लड़ने के लिए हेल्पफुल रहता है। सफिशिएंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज नॉट यूनिवर्सल, बट एक पेशेंट इतना नंबर ऑफ हेल्दी बॉडी तो बना अपने ब्लड में एक इतना हेल्दी नंबर ऑफ एंटीबॉडी तो बना ही लेता है जो इस वायरस से लड़ने में हम लोग को हेल्प कर सके।
So for the patient in moderate or early phase, the plasma from recovered patients usually around the 28 days or in the mild stage or 40 days after the recovery of the patients. 14 दिनों के बाद जो न्यू इन्फेक्टेड पेशेंट है उनमें हम लोग प्लाज्मा को डाल सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर में वो उस तरह का एंटीबॉडी नहीं होते हैं जो इस वायरस से लड़ने में मदद कर सके। ये अभी ट्रायल थेरेपीज है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका 100% रिजल्ट हम लोग को मिल ही जाए। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है राइट टाइमिंग पे, कितना जल्दी हम लोग पेशेंट के शरीर में प्लाज्मा को डाल रहे हैं। ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसमें कुछ रिस्क भी साथ आता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अगर कोई प्लाज्मा डोनेट किया और उसके प्लाज्मा में वायरस रहा जो कोविड टेस्टिंग के दौरान अनडिटेक्टेड रहा, तो हम लोग पेशेंट के शरीर में और भी ज्यादा वायरस को डाल रहे हैं। बट इसमें रिस्क इसीलिए भी कम होता है क्योंकि पेशेंट जो भी कोरोना से रिकवर करते हैं उनके खून में इतना प्रॉपर नंबर ऑफ एंटीबॉडी पहले से मौजूद रहती है जो इस वायरस से लड़ सके। और इसमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन का भी रिस्क होता है। जब हम लोग प्लाज्मा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डालते हैं तो ये हमारा एलर्जिक रिएक्शन को भी ट्रिगर करता है। लंग डैमेज के साथ ये हमें एक्यूट लंग इंजरी भी दे सकता है। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के साथ रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन हम लोग उसको जीरो नहीं मान सकते हैं। कुछ प्लाज्मा अभी हम लोग एक पेशेंट को दे रहे हैं और उससे लोगों को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग के पास इस नए डिजीज से लड़ने के लिए और ज्यादा ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर्स, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स दिन रात सेवा कर रहे हैं देश का, और वो इस बात का भी पूरा प्रिकॉशंस अपने दिमाग में रखते हैं कि कितना प्लाज्मा देना है, कब प्लाज्मा देना है। ये सारी बातों का ध्यान रख के डॉक्टर्स पेशेंट के शरीर में प्लाज्मा को डालते हैं। And if we talk about the amount of plasma, so the normal recommendation is in the range of 4 to 13 milliliter per kg of plasma, but usually 200 milliliter is given, which can be repeated in the next 24 hours if there is not much improvement. प्लाज्मा देने के बाद हम लोग पेशेंट को मॉनिटर करते हैं कि उसका बॉडी कैसे रिएक्शन दे रहा है। और इस कोरोना के पैंडेमिक टाइम में एक पेशेंट की जिंदगी बचाने के लिए जब तक कोई नई थेरेपीज हम लोग के पास नहीं अवेलेबल होती है या कोई नई वैक्सीन नहीं आ पाती है, तब तक हम लोग प्लाज्मा थेरेपी को ही यूज करते रहेंगे। और मैं आप लोगों से एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी जितने लोग हम लोग को सुन रहे हैं, अगर उनमें से किसी को कोरोना हुआ था, अगर आपने उससे रिकवर कर चुके हैं या आप ऐसे किसी भी लोगों को जानते हैं जो अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं, तो उन्हें हम लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप लोग प्लाज्मा डोनेट कीजिए। उनके प्लाज्मा डोनेट करने से हम लोग बहुत सारे न्यूली इन्फेक्टेड कोरोना पेशेंट की जिंदगी को बचा सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। हर्ड इम्यूनिटी जब हम लोग कर सकते हैं जब एक वायरस इजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर स्प्रेड नहीं हो सके और बहुत सारे लोग इस वायरस के अगेंस्ट में इम्यून हो चुके होंगे। That lowers the chances of the virus jumping from the person to person and reaching those who haven't been infected yet. ये हम लोग तभी अचीव कर सकते हैं जब या तो हम लोग इस वायरस के लिए वैक्सीनेटेड हो या इस वायरस से इन्फेक्ट हो के हम लोग सरवाइव कर चुके हो और हमारा ब्लड इसके लिए प्रॉपर नंबर ऑफ एंटीबॉडी तैयार कर चुका हो। हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए कम से कम 70% ऑफ द पॉपुलेशन को इम्यून होना जरूरी है। But how long immunity lasts varies depending on the virus, and it is not yet known how long COVID-19 survivors might have the protection. अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, अभी तक कोरोना वायरस को लेके ना कोई वैक्सीन बन पाई है और ना ही हम लोग के पास कोई भी प्रॉपर मेडिसिन आ पाई है। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारा बेस्ट डिफेंस है। तो हाउ टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी? Here are the 9 tips to strengthen your immunity naturally. The first one is get enough sleep. Sleep and immunity are closely tied. ज्यादा नहीं सोना है, कम भी नहीं सोना है, एक बैलेंस नींद लेना है। एक अच्छी नींद से हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही बूस्टअप होता है। Eat more whole plant food. If we talk about whole plant food, that means the food which is not heavily processed and does not include any animal ingredient in it, just like eggs, meat, and eat more healthy fat.
Monounsaturated fat or polyunsaturated fat are also known as healthy fat, which is good for our heart, cholesterol, health, and your immune system as well. Eat more fermented food और टेक ए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट. जैसे कि अगर हम लोग दही का एग्जांपल लेते हैं तो दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं, और वो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे हेल्थ को भी बूस्टअप करता है. चीनी की मात्रा हम लोग को कम करनी चाहिए, चीनी का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए और पानी पीते रहना चाहिए. अगर हम करें तो कम से कम एक दिन में 3.7 लीटर तक उनको पानी पी लेना चाहिए, और अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो मिनिमम एक दिन में 2.7 लीटर तक पानी पी लेना चाहिए. मैनेज योर स्ट्रेस लेवल. अभी हर एज ग्रुप को अलग अलग स्ट्रेस लेवल होता है और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. एंड बी यूज सप्लीमेंट लाइक विटामिन सी, डी, जिंक, गार्लिक, ईटीसी. और हम लोग उसको कह सकते हैं कि हम लोग अपने खाने में एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें हम लोग को विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी मिल सके. हम लोग ने 3R के बारे में सुना था. Here is 3H, that is health, habit and happiness. जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था, अभी हर एज ग्रुप को अपना अलग अलग स्ट्रेस लेवल होता है जिससे कि हम लोग को हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है. तो इससे हम लोग को ओवरकम होना है. द फर्स्ट एज इज हेल्थ. हम लोग को अपने हेल्थ पे ध्यान देना है और हम लोग अपना हेल्थ तब भी अच्छा कर पाएंगे जब हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेंगे, इम्यून सिस्टम पे वर्क करेंगे. कहा भी जाता है हेल्थ इज वेल्थ. एंड द सेकंड एज इज हैबिट. हम लोग को अपनी आदतों में चेंज लाना पड़ेगा. हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस के आने के बाद हम लोग की आदतें बहुत सारी चेंज हुई है जो एक गुड वे में चेंज हुई है. ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना वायरस कहीं ना कहीं हम लोग के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह भी काम किया है. सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क का उपयोग करना, खांसते या छींकते समय हैंकी का उपयोग करना, खुद की साफ सफाई रखना, अपने आसपास की साफ सफाई रखना, ये सभी हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं. और मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारी आदतें हम लोग के साथ लाइफ टाइम तक रहनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बस हम लोग कोरोना से बचने के लिए कह रहे हैं. एंड द थर्ड एज इज हैप्पीनेस. हम लोग को खुश रहना चाहिए. हम लोग को सारी चीजों को एक यहाँ पे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए. अगर कोरोना हो भी गया तो कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल फ्लू है, हम लोग इसके लिए दवा लेंगे और इससे ठीक होंगे. पैनिक करेंगे, टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा तो हेल्थ पे हम लोग का एडवर्स रिएक्शन होगा. तो हम लोग अपना हैबिट सही करेंगे तो हेल्थ सही होगा और अपना हेल्थ सही रखेंगे तो यहाँ पे हैप्पीनेस आएगी और हम लोग खुश रहेंगे. मैं कुछ अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू के साथ अपने इस पीपीटी को कंक्लूड करना चाहता हूँ. हम लोग हर दिन सैकड़ों करोड़ों पैथोजेंस को डेली फेस करते हैं और हम लोग एक वॉर चल रहा है बिटवीन द पैथोजेंस एंड द होस्ट डिफेंस सिस्टम, जिसमें जीत उसी की होती है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को फॉलो करता है, जो ताकतवर रहता है, कमजोर को मारता है और वहां पे राज करता है. तो अगर हम लोग नहीं चाहते कि हमारे अंदर हार्मफुल पैथोजेंस आके राज करे, ग्रो करे और हमको बीमार करे, तो हमें अपना इम्यून सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा. इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने से ना सिर्फ कोरोना से बल्कि कई और तरह की बीमारियों से हम लोग बचे रह सकते हैं. अभी भी इम्यून सिस्टम हम लोग के लिए मिस्ट्री बना हुआ है और जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी जा रही है, रिसर्चेज आ रहे हैं, हम लोग इसके बारे में और भी जान रहे हैं. और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले आने वाले कुछ सालों तक हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में इतना जान सके कि अगर फिर कोई आगे कोरोना जैसी पैंडेमिक हम लोग के पास आती है तो इसका हम लोग को वैक्सीन बनाने के लिए इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़े. तुरंत हम लोग वैक्सीन बना सके जिससे कि डेथ हम लोग का जीरो हो सके, बहुत ज्यादा कम हो सके. At last, thanks to all of you for your valuable time and big thanks to our principal sir who have come and taken us from your busy schedule and keep motivating us and keep guiding us, sir. Bindu ma'am, thanks to you for giving me this opportunity to speak and share my view on this topic, and also a special thank to Rasmi ma'am for always guiding me and in this presentation too. I hope you all like my presentation. Once again, thanks to all of you for your valuable time.